लीजिए एक और आसान सा करवाते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मांगीलाल भव्य जी ने, कब की थी ये बता दीजिए। अंतिम प्रजामंडल आता है जी, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष की गई थी बता दीजिए, की किसने थी, मांगीलाल भव्य जी ने। ये अंतिम प्रजामंडल है राजस्थान का। पहला प्रजामंडल आपको याद होगा, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा बना था, पहला प्रजामंडल बना था जयपुर। कब बना था, 1931 में। दूसरा बना था बूंदी, नैनूराम शर्मा जी, इनका भी 1931 में था। फिर बना था मारवाड़ 1934 में जी। हाड़ौती भी 1934 में, बिल्कुल। 1946 के दौरान, बिल्कुल से 1946 में, एक नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि अप्रैल 1942 में, अप्रैल 1942 में गठित कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक बता दीजिए। भंवरलाल निगम थे, भंवरलाल सराफ थे, मांगीलाल जी थे, या कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी को तो अलग ही कर दीजिए, मांगीलाल जी झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। हाँ जी बिल्कुल सही है, भंवरलाल निगम, बिल्कुल। कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल निगम, कब बना था, 1942 के दौरान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर, सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि आजाद मोर्चा की स्थापना कब की गई थी, आजाद मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आजाद मोर्चा की कहानी समझिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में आपको याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस टाइम पर जयपुर में एक समझौता हुआ था 1942 में। कौन सा समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता। किन किन के बीच में हुआ था जेंटलमैन समझौता, हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। यह तय हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे, इसलिए एक व्यक्ति नाराज हो गए थे, जिनका नाम था बाबा हरीश चंद्र जी। और बाबा हरीश चंद्र जी जो नाराज हो गए थे, इन्होंने एक अलग संस्था बनाई, उसी का नाम था आजाद मोर्चा, और ये 1942 में बनी थी। हालांकि 1945 में दोबारा ये प्रजामंडल में विलय हो जाता है, लेकिन गठन हुआ था 1942 में। कहां पर हुआ था, जयपुर में गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन आता है ना आपका बहुत बार, कि कौन सी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जेंटलमैन समझौता किन किन के बीच में, हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बिरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया था, जी बता दें कौन सी रियासत में बिरबल दिवस मनाया गया था। उस रियासत में किसान आंदोलन के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी रायसी नगर में, और उसी रायसी नगर की रैली में बिरबल नामक किसान थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में बिरबल दिवस मनाया गया था, और ये बीकानेर रियासत में हुआ था। कहां पर, बीकानेर रियासत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की थी। अब किसने नहीं की थी वो कमेंट करके आप बता दो, और जिसने सबसे पहले की थी उसका आंसर दे दो स्पीड के साथ में। हाँ जी बिल्कुल, आप सारे ज्ञानी बालक हो, सबके सही आ रहे हैं जी। गलत वो तुम्हें सर, जब कह वो आंसर गलत हुआ वो याद रखो, प्रैक्टिसिंग खातर तो करा कि मेन एग्जाम में गलत नहीं हो जाए। अठे गलत हुआ तो चल रहा है, मेन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले शाहपुरा रियासत जो थी, जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत आती थी जनसंख्या के मामले में और एरिया के मामले में, सबसे पहले यहीं पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। कहां पर नहीं हुई थी, किसमें, जैसलमेर में नहीं की गई थी। ठीक है, जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि मांस उत्पादन के लिए बकरी की कौन सी नस्ल है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है? मांस उत्पादन के लिए बकरी की बढ़िया वाली नस्ल बता दो। लोही है, अलवरी है, जमुनापरी है या सिरोही है? कौन सी नस्ल मांस उत्पादन के लिए बढ़िया मानी जाती है? जी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, जितने भी नए बच्चे ऐड हुए हैं। लोही नस्ल मानी जाती है। लोही नस्ल जो है मांस उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अच्छा ये बताइए कि गढ़सीसर तालाब है ये कहां पर है? राजस्थान में गढ़सीसर तालाब कहां पर है? जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल, ये जैसलमेर में है, झुंझुनू में है, सीकर में है या फिर चूरू जिले में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गढ़सीसर तालाब कहां पर है? आप ही बताएंगे और कौन बताएगा? बिल्कुल दे दो स्पीड के साथ में। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, 8वां आश्रय जिसे कहा गया, यानी जैसलमेर रियासत में, जैसलमेर में है ये। 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके ये बताइए कि देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु कराया जाने वाला संस्कार कौन सा है? कौन सा संस्कार है जो अक्षर ज्ञान के लिए करवाया जाता है? टोटल संस्कार आपको याद होंगे, टोटल 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कार से जन्म से पहले कितने होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? 3 संस्कार होते हैं। जी गर्भाधान, पुष्पन, सीमांतोनयन 3 जन्म से पहले होते हैं। और विवाह के बाद में कितने होते हैं? विवाह एक्चुअल में 15वां संस्कार है, उसके बाद में 16वां एक ही होता है, जीवन का अंतिम होता है, वो होता है अंत्येष्टि। जी उपनयन का संबंध है वो शिक्षा से है। शिक्षा की शुरुआत है वो वेदारंभ से। वेदारंभ जो होती है, जी सी हो जाएगा राइट आंसर। यही अक्षर ज्ञान कहलाता है, सी आपका सही आंसर है। उपनयन तो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा की शुरुआत के लिए जाता है। वेदों का ज्ञान लेना वेदारंभ कहलाता है, तो सी आपका सही आंसर होगा। अच्छा ये बताइए कि वर के वधु पक्ष के घर पहुंचने पर वधु के पिता अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों के साथ वर का स्वागत करता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं? सर कला संस्कृति का वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे बेटा जी, क्यों नहीं बनाएंगे। आप कहोगे तो अलग अलग टॉपिक वाइज करवा देंगे, आप कहोगे तो थ्योरी करवा देंगे, जैसा आप चाहेंगे। चलिए बता दीजिए, बारात का स्वागत करने के लिए जो प्रथा होती है ये क्या कहलाती है? मधुपर्क, बिंदोली, रगबरी या फिर बड़ार? जी मधुपर्क राइट आंसर आपका, 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? चंबल नदी आपको याद होगी एमपी में जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। जाना पाओ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यहीं से एक घाटी में बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है ये? जी क्या हो जाएगा? ये प्रवेश करती है 84गढ़ में। कहां पर आता है 84गढ़? चित्तौड़ में। कितने जिलों में बहती है राजस्थान में? टोटल 6 जिलों में बहती है, सबसे लंबी नदी है और 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी, इनमें से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी कहलाती है? किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ओके तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वन की आशा किस नदी को कहते हैं? वन की आशा कहलाती है बनास नदी। कहां से निकलती है? बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अफवाह क्षेत्र कितने जिलों में है? ये भी 6 जिलों में बहती है। सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है ये। त्रिवेणी संगम कितने बनाती है? 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 480 किलोमीटर या आपको मिलेगा 512 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। अगला है कि बेड़च नदी को और किस नाम से जाना जाता है?
अच्छा, इस बेड़स नदी के किनारे राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध सभ्यता जो है उसका विकास हुआ था, सभ्यता का नाम बता सकते हैं आप? जी, बेड़स नदी को किस नाम से जानते हैं ये तो आप बता ही दीजिए, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध सभ्यता का यहाँ से विकास हुआ था। जी, कामधेनु और चलती नदी कहा जाता है, चंबल नदी का नाम है ये चंबल नदी को कहते हैं। वन की आस्था अभी पढ़ के आए हैं, ये बनास नदी को कहा जाता है। तो आयड़ नदी को ही बेड़स नदी कहते हैं और इसी आयड़ नदी के कारण आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। जी, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? जी, मिट्टी से बना बांध बता दीजिए कौन सा है, और कौन सी नदी पे बना है ये भी बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन बताएगा? मिट्टी से बना बांध तो बताना ही बताना है, और ये भी बताना है कि कौन कौन सी नदी। पांचना बांध है, ठीक है जी। पांचना बांध कहां पर बना हुआ है? पांचना बांध बना है करौली में। करौली का कौन सा गांव है जहां पर बना हुआ है? गुड़ला गांव। गुड़ला गांव के पास में बना हुआ है। ये 5 नदियों पे है। 5 नदी कौन कौन सी है वो आपको बताना है। कौन कौन सी नदी आती है? भद्रावती नदी, भद्रावती नदी, अट्टा नदी, माची नदी, बेसावर नदी और बरखेड़ा नदी। ये 5 नदी पे बना, इसलिए पांचना बांध। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है जी। नदियों के नाम याद रखना आ जाता है एग्जाम में। अगला है कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आता है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो है चित्तौड़गढ़ वाला, ठीक है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी जहां पर लोग रहते हैं अंदर, ये जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ वाला आता है। और दूसरा सबसे बड़ा है वो है जैसलमेर का। जैसलमेर का यानी सोनारगढ़ किला। सोनारगढ़ किला जो कि जैसलमेर का दुर्ग है, ये दूसरा सबसे बड़ा आता है जी। जैसलमेर वाले का निर्माण करवाया था राव जैसल ने, और चित्तौड़गढ़ का करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताओ कि फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर को और पिछोला झील को जोड़ने वाली, फतेह सागर फतेह और पिछोला झील राणा राखा के टाइम पर बंजारे ने निर्माण करवाया था। इन दोनों को कौन सी झील जोड़ती है? रोस्तम जी करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। उदय सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रूप सागर झील या जयसमंद झील, कौन सी झील जोड़ती है? ये तो गलत करना ही नहीं चाहिए शिवक जी। रूप सागर झील जोड़ती है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, सारे आंसर कर देंगे। अरना झरना नामक जलप्रपात कहां पर है? अरना झरना नामक जलप्रपात, जैसे एक चूलिया जलप्रपात आता है जी। चूलिया जलप्रपात कहां पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर आता है जी। भीमताल बूंदी में है, बिल्कुल सही है। और ये बना हुआ है अरना झरना जो है ये जोधपुर में है। अरना झरना नामक जलप्रपात है वो जोधपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जलचरों की बस्ती के उपनाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं? सज्जनगढ़ को, जयसमंद को, फुलवारी की नाल या बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य को? अनिल जी भेज देंगे सर, भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। जलचरों की बस्ती के नाम से किसको जाना जाता है? पीडीएफ का मैंने बताया था ना, पीडीएफ आप नॉर्मली प्ले स्टोर पर जाना, वहां से एक ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप मेरे नाम से ही है, प्रहलाद सारण के नाम से। उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल में सारी पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ। बाकी आपको मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। ये जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को बिल्कुल सी है। बाकी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से भी ले सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा हो ले लेना। 3 जगह डालता हूं मैं पीडीएफ, एक जगह भी नहीं, कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ऐप पर, जहां से भी आप लेना चाहें।
अगला क्वेश्चन है कि बहरोड पशु मेला कहां पर बढ़ता है। ये तो सबसे मासूम क्वेश्चन है पूरी टेस्ट का, बहरोड कहां पर आपको पता है। अच्छा ये बताओ कि बहरोड में बोली कौन सी बोली जाती है, बहरोड में कौन सी बोली बोली जाती है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बहरोड, मुंडावर और जयपुर का कोटपुतली, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है। अहीरवाटी बोलते हैं जी, अहीरवाटी, जिसको राठी, हीरवाल, हीरवाटी भी कहते हैं। बहरोड अलवर में है, तो बहरोड पशु मेला बढ़ता है अलवर में, तो सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली ये सारे आभूषणों के नाम हैं, और ये आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली कहां पर, गले में, हाथ में, सिर पर या फिर पैर में, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर आपके बच्चे कम है लाइव, अरे कम कहां पर है, 460 है। ये इतने सारे बच्चे, ये तो सारे से नौकरी लग जाएंगे ना, ऑफिसर है हमारे पास में, हमारी क्लास में सारे ही ऑफिसर हैं, सारे सरकारी नौकरी लगने वाले हैं। तो इतने तो बहुत है बेटा जी, 460 लोग अगर नौकरी लगेंगे यहाँ से धूम मचा देंगे जी। बहुत इतने बहुत है। चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली ये हैं गले के आभूषणों के नाम। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कलीला दमना, कलीला दमना किस चित्र शैली के 2 पात्र का नाम है। कलीला दमना चित्र जो है कौन सी शैली में बना था, जिसको राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली कहते हैं, जिसको राजस्थान की प्रधान चित्र शैली कहा जाता है, जिसे राजस्थान की मूल चित्र शैली कहा जाता है। उस चित्र शैली की शुरुआत हुई थी, यानी जो प्रारंभ हुआ था वो था तेजपाल के टाइम पर, तेजपाल सिंह के टाइम पर हुआ था। और तेजपाल सिंह कब, 1260 में। स्वर्णकाल किसके टाइम का माना जाता है, स्वर्णकाल आता है जगत सिंह के टाइम का, जगत सिंह के टाइम का स्वर्णकाल, यानी मेवाड़ चित्रशैली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। अगला है कि दीपावली, इनमें से कौन सा नृत्य है जो दीपावली पे किया जाता है। दीपावली पर किए जाने वाले नृत्य का नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा जी। दीपावली पर किए जाने वाले नृत्य, कौन सा नृत्य है जो दीपावली पर किया जाता है। गरबा, गरबा एक्चुअल में मूल रूप से गुजरात का है, और गुजरात के पास में राजस्थान के सटे एरिया में कुछ भूभाग में होता है। घूमर जो नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राज्य नृत्य से कहते हैं, नृत्य की आत्मा कहते हैं। गौरी एक लोक नाट्य है जो भील जाति के द्वारा किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है जी। गौरी एक लोक नाट्य, ऐसा लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है। फेजन नहीं है, एक्चुअल में इस नृत्य का नाम है पेजन, ठीक है। तो ये होता है वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र जानते हो ना, बांसवाड़ा वाले एरिया में वागड़ क्षेत्र में फेजन नृत्य किया जाता है। तो डी आपका राइट आंसर। गौरी एक लोक नाट्य है जी, दीपावली पर पेजन नृत्य होता है, डी आपका सही है। अगला है कि तोरावाटी बोली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तोरावाटी एरिया भी है, आपको याद होगा सीकर जिले में एक नदी बहती है कांतली नदी, और इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहलाता है ये भी। और इस क्षेत्र में एक तोरावाटी बोली भी बोली जाती है जी। कौन कौन से, सीकर के एरिया में और जयपुर के एरिया में। जो एरिया सीकर के साथ टच होता है, थोड़े से भूभाग पर, सभी पे नहीं, हालांकि जयपुर पर मूल रूप से जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी है, जिसे जयपुरी झाड़साई बोली भी कह देते हैं। तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि देव नारायण जी के बचपन का नाम बता दीजिए। देव नारायण जी बचपन का नाम बता दीजिए, इनका बचपन का नाम क्या था जी। गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, बिल्कुल सही है जी, विष्णु जी के अवतार। क्या बात है, गजब रट रखा है। इनका रियल वाला नाम था उदय सिंह, रियल वाला नाम था उदय सिंह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमीर मद मर्दन ग्रंथ की रचना किसने की थी। एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, किसके द्वारा रचित है। नैनचंद्र सूरी, जयसी सूरी, हरिभद्र सूरी या उदोदन सूरी।
उद्बोधन सूरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ आता है, अगर आपको याद है, कोल्यमाला। कोल्यमाला ग्रंथ, और ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया था, जिसे मरु भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख है वस्त्रराज के टाइम पर। वस्त्रराज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे जी। हमीर मद मर्दन की रचना की थी जयसी सूरी ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है जी, बिल्कुल सही। आप कैसे गलत कर सकते हैं, सबका सही है। हमीर रासो नहीं बेटा जी, हमीर मद मर्दन बताना है। हमीर रासो में और हमीर हट में कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमीर रासो ग्रंथ है, एक हमीर हट ग्रंथ है, एक हमीर मद मर्दन ग्रंथ है जी। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगला है कि बोली दे रखी है एक साइड में, दूसरी साइड में क्षेत्र का नाम दे रखा है। एक जोड़ा सुमिलित नहीं है, यानी गलत है, यानी असुमिलित है, यानी असंगत है, तो पहचान कर दो जी। खेराड़ी बोली बोली जाती है बांसवाड़ा के क्षेत्र में, क्या सही लग रहा है? लग रहा है क्या? डुंडाड़ी बोली बोली जाती है लावा के एरिया में, लावा अजमेर मेरवाड़ा सही है। हाड़ौती बोली झालावाड़ में, मेवाती सवाई माधोपुर में, तो गलत कौन सा है? गलत है डी, मेवाती बोली बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर, भरतपुर और थोड़ा सा हिस्सा मामूली सा करौली का थोड़ा सा भूभाग आता है इसमें, थोड़ा सा भूभाग करौली का आता है। 3 संत हुए हैं, नाम याद रखना। एक क्वेश्चन आता है कि लालदास जी, चरणदास जी, इनके साहित्य की बोली कौन सी है? लालदास जी, चरणदास जी के साहित्य की बोली कौन सी आती है? मेवाती बोली। एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थानी और हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है? मेवाती करती है। और चरणदास जी की 2 शिष्या रही थी, दयाबाई और सहजोबाई। इन दोनों के साहित्य बोली जो है वो भी मेवाती रही थी। तो राइट आंसर आपका डी, मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है कि संस्कृत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, या कब मनाया जाता है? बता दीजिए। माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा को आपको याद होगा कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? पुष्कर का मेला बढ़ता है, कोलायत का मेला बढ़ता है, सावा का मेला बढ़ता है, चंद्रभागा का मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को बड़ेश्वर वाला मेला बढ़ता है, और श्रावण पूर्णिमा को कहा जाता है संस्कृत पूर्णिमा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। हनुमान सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दूधवा खारा वर्तमान में आता है चूरू जिले में। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में है। उस टाइम पर कौन सी रियासत में था? बीकानेर रियासत में था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि रूपाजी करपाजी, रूपाजी और करपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी और करपाजी का संबंध बता दीजिए कौन से किसान आंदोलन से आता है? और इनका संबंध आता है बेगू किसान आंदोलन से। राइट आंसर आपका सी जी। चलिए, श्री मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? एक तो ये कि एकी आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत जी ने। कब चलाया था? 1921 के दौरान चलाया था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में। कोल्यारी कहां पर आता है? कोल्यारी आता है उदयपुर में जी। और ये मातृकुंडिया से चलाया था। मातृकुंडिया कहां पर है? मातृकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान के द्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। और यहीं पर एक आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला है कि शेखावाटी के ग्राम कटराथल में 24 अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? जी क्या हो जाएगा? किसके नेतृत्व में? और वो किन की पत्नी थी ये भी कमेंट करके बता दो जी। किशोरी देवी, हलाल खर्रा की पत्नी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था?
मेव किसान आंदोलन, ये मेव जाति ज्यादा शामिल थी इसमें, मेवात एरिया में हुआ था यानी पूर्वी राजस्थान में। किसके नेतृत्व में हुआ था ये बता दीजिए, और मेव आंदोलन हुआ था डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा, जिसे मित्र सभा भी कहते हैं, धर्म सभा भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी सिरोही में। किस वर्ष हुई थी? 1883 में। इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? भगत कहलाए थे, और इन्हीं भगत से हुआ भगत आंदोलन, जो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए इनमें से अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है? जी, अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम बता दीजिए कौन सा है? जी, सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, जलाल खां के बाद में गए थे मानसिंह, मानसिंह के बाद में भगवंत दास, और अंतिम में गए थे टोडरमल, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। लीजिए ये बताइए कि मारवाड़ का कौन सा स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जी, जिन्होंने सबसे पहले अकबर का विरोध करना शुरू किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और इसी वजह से उनको कहते हैं महाराणा प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक और भोला विसरा राजा, वीर समर्थी शासक, मारवाड़ का प्रताप, यानी राव चंद्रसेन। बी आपका सही है। लीजिए बीकानेर के शासक है राय सिंह, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उनका नाम बता दो। राय सिंह को कहा जाता है राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण कहते हैं। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत इन्हीं के टाइम पर हुई थी। जी, अकबर ने जोधपुर के दुर्ग का प्रशासक इन्हीं को नियुक्त किया था, तो पहले अकबर के टाइम पर थे और बाद में जहांगीर के टाइम पर रहे थे, तो बी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर का किला यानी जूनागढ़, यानी जमीन का जेवर, यानी अदगढ़ किला, किसने करवाया था निर्माण? कब हुआ था? 1594 में। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था, यानी राजपुताने के कर्ण ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुएं और नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है कुएं और नलकूप से, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कुएं नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है जयपुर में। सिंचाई के मामले में 2 नंबर पर आती है नहरें, नहरों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है गंगानगर में। और सिंचाई के मामले में 3 नंबर पे आते हैं तालाब, और तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में। तीनों याद रखना, सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप से जो कि जयपुर में, दूसरी सर्वाधिक नहरों से जो कि गंगानगर में, और तीसरी तालाब। तो सर्वाधिक वाला एरिया हो गया 66.54 है, लगभग है ये। आपको थोड़ा सा अलग अलग मिल सकता है अलग अलग किताबों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी ये 67 मिल जाता है, 68 70 के लगभग दे देते हैं, लेकिन मूल रूप से कुएं नलकूप से सर्वाधिक है। जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? इंदिरा गांधी नहर कंवर सेन जी के प्रयासों से जिसकी स्थापना होती है, इसका उद्गम कहां से होता है? हैरी के बैराज से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की 12मासी नदियां कौन कौन सी है? 12मासी नदियां यानी जो हमेशा बहती रहती है, 12 महीने बहती रहती है, यानी नित्य वाहिनी नदी कह दीजिए, 12मासी नदी कह दीजिए। कौन सी नदियां हैं ऐसी राजस्थान की जो 12 महीने बहती रहती है? जी, चंबल नदी है और माही नदी है, बिल्कुल दोनों ही नदियां हैं। तो राइट आंसर आपका चंबल और माही नदी, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में काबोद झील राजस्थान में कहां पर बनी हुई है? काबोद झील कहां पर है? अलवर में, जैसलमेर में, नागौर में, या जयपुर में? कौन बताएगा? हाँ जी सर, रोजाना करते हैं लाइव 8 बजे, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। चलिए काबोद झील कहां पर है?
बुध झील भी है, आपको याद होगा, काबोज झील, बुध झील जो कांकनी नदी के द्वारा बनाई जाती है जैसलमेर में, बी आपका सही है। अगला बता दीजिए कि गोगा मेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का मेला बढ़ता है, और ये मेला किस तिथि को बढ़ता है? गोगा जी जिनका जन्म हुआ था ददरेवा में, ददरेवा चूरू में, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, जिंदा पीर जहां पीर गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में, जो कि पशु मेला बढ़ता है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक बढ़ता है, हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय होता है। कृष्ण जी के जन्मदिन के एक दिन के बाद में इनका जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को जी, और इनका कृष्णा नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्णा नवमी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दें, उससे पहले अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर डिसलाइक आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, और टाइमिंग डेली याद रखिए 8 बजे हम लाइव करते हैं।